दिल्ली में एनसीसी रैली से वजीर आजम का खिताब, कहा नौजवानों में नज्मो जब्त, पुख्ता इरादे और वतन परस्ती का जज्बा मजबूत करने का ताकतवर प्लेटफॉर्म है एनसीसी। होनहार कैडेट्स को इनामात से नवाजा। वजीर आजम मोदी का गुजरात में आलमी आलू इजलास से खिताब, दुनिया भर से आए साइंसदानों से पीएम की अपील, 21वीं सदी तक कोई न रहे भूखा और न होगा ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार। वजीर दाखिला की सदारत में रायपुर में वस्ती खित्ते की कौंसिल का इजलास, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वज़राए आला की मौजूदगी में नक्सलिज्म समेत समाजी इक़्तिसादी तरक्की से मुताल्लिक़ मसाइल पर गौर। कोरोना वायरस से निमटने की तैयारियों के जायजे के लिए वजीर सेहत ने की मीटिंग, जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर। चीन में वबा से अब तक 106 अफराद की मौत, 4,500 से ज्यादा अफराद हुए मुतासिर। सरहद पार दहशतगर्दी के सिलसिले में वजीर दिफा राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को इंतबाह, कहा दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ पाकिस्तान करे ठोस कार्रवाई। मुल्क से गद्दारी के मुल्जिम जेएनयू स्कॉलर शर्जील इमाम गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने बिहार के जहानाबाद से पकड़ा। दिल्ली में इंतखाबी तशहीर शबाब पर बीजेपी के लिए धर्मेंद्र प्रधान ने किया रोड शो, आम आदमी पार्टी के लिए केजरीवाल ने झोंकी ताकत, कांग्रेस के लीडर भी तशहीर में मसरूफ। और रोजर फेडरर ने ऑस्ट्रेलिया ओपन के सेमीफाइनल में बनाई जगह, खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में अमेरिका की सोफिया केनन और एशले बार्टी ने बनाई जगह। आदाब नाज़रीन, इमरोज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एनसीसी कैडेटों की एक रैली में हिस्सा लिया। नेशनल कैडेट कोर की रैली में शिरकत के दौरान वज़ीर आज़म ने एनसीसी के गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया और उनकी परेड देखी। दिल्ली के करिप्पा परेड ग्राउंड में मुनक़िद इस प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले कैडेटों को अवार्ड भी दिए। एनसीसी कैडेट्स ने वज़ीर आज़म के सामने सखाफती प्रोग्राम पेश करने के अलावा फ़न व मौसीक़ी और जुर्रतमंदाना खेलों में भी अपने जौहर दिखाए। इस मौके पर एनसीसी कैडेट्स ने अपने हैरत अंगेज कारनामों से सबको मबहूत कर दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एनसीसी कैडेटों से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की कोशिशों से दहाइयों से ज़ेर इल्तिवा शुमाल मशरक़ का मसला हल हो गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस सिलसिले में तमाम मुतालिकीन से बात की है। नॉर्थ ईस्ट के साथ जिस तरह की नीति अपनाई गई, जिस तरह का व्यवहार किया गया, उसे भी आप भली भांति जानते हैं। दशकों तक वहां के लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को नजरअंदाज किया गया। अपनी अपनी मांगों की वजह से नॉर्थ ईस्ट में कई उग्रवादी संगठन पैदा हो गए। इन संगठनों का लोकतंत्र में विश्वास नहीं था। हमने एक तरफ नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए अभूतपूर्व योजनाओं की शुरुआत की और दूसरी तरफ बहुत ही खुले मन और खुले दिल के साथ
सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत शुरू की। बोडो समझौता आज इसी का परिणाम है। वजीर आजम ने पाकिस्तान पर दरपर्दा जंग में मुलविस होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि आज नौजवान सोच है और नौजवान दिलो दिमाग के साथ मुल्क आगे बढ़ रहा है, इसीलिए वो सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है और दहशतगर्दों के सरगनाओं को उनके घर में जाकर सबक सिखाता है। हम जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश हमसे तीन युद्ध हार चुका है। हमारी सेनाओं को उसे धूल चटाने में हफ्ते 10 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता। ऐसे में वो दशकों से भारत के खिलाफ छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। इसी प्रॉक्सी वॉर में भारत के हजारों नागरिक मारे गए। भारत मां लहूलुहान होती गई। बातें बहुत हुई, भाषण बहुत हुए, लेकिन जब हमारी सेनाएं एक्शन के लिए कहती तो उन्हें मना कर दिया जाता, टाल दिया जाता। आज युवा सोच है, युवा मन के साथ देश आगे बढ़ रहा है और इसलिए वो सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है और आतंक के सरपरस्तों को उनके घर में जाकर सबक सिखाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कुछ पार्टियों पर सियासत की वजह से शहरियत तरमीम कानून की मुखालफत का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि लोगों के साथ हुई नाइंसाफी को रोकने के लिए हुकूमत ये कानून लाई है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में रह गए हिंदुओं, सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों से यह वादा किया था अगर उन्हें जरूरत होगी तो वो भारत आ सकते हैं, भारत उनके साथ खड़ा रहेगा। इन देशों में जिन लोगों पर उनकी आस्था की वजह से अत्याचार हुआ, भारत का दायित्व था उनको शरण दें, लेकिन इस विषय से और ऐसे हजारों लोगों से मुंह फेर लिया गया। ऐसे लोगों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को रोकने के लिए, भारत के पुराने वायदे को पूरा करने के लिए आज जब हमारी सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आई है तो कुछ राजनीतिक दल अपने वोट बैंक पर कब्जा करने की स्पर्धा में लगे हैं। आखिर किसके हितों के लिए काम कर रहे हैं ये लोग? क्यों इन लोगों को पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार दिखाई नहीं देते? वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में तीसरी आलमी आलू कॉन्फ्रेंस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। ये सैर-हुज़ा कॉन्फ्रेंस तमाम फरीक़ैन को आलू के शोबे से मुताल्लिक़ तमाम उमूर और मुमकिना मंसूबों पर गौर-व-ख़ौज़ के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म फराहम कराएगी। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भारतीय आलू यूनियन, भारतीय ज़रई तहक़ीक़ी कौंसिल, मरकज़ी आलू तहक़ीक़ी इदारा शिमला और बैनुल-अक़वामी मरकज़ लीमा पेरू के ताउन से किया जा रहा है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान 1999 और 2008 में 2 आलमी आलू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भी कोई भूखा और सुए तग़ज़िया का शिकार न रहे, इसकी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। आलू की उपयोगिता को देखते हुए पोटैटो सब सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी और रिसर्च एजेंडा का समय आ गया है। इस पॉलिसी और एजेंडा के मूल में हंगर और पॉवर्टी, इससे लड़ाई और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए। आप सभी साथी ये सफलता पाने में, ये सिद्धि पाने में पूरी तरह सक्षम है। ये आप सभी के प्रयासों से ही संभव हुआ है कि 19वीं सदी में आलू की बीमारी के कारण, हम सबको याद है,
आलू की बीमारी के कारण यूरोप और अमेरिका में जो स्थिति बनी, वैज्ञानिकों का प्रयास, जागरूकता का परिणाम यह हुआ कि वो संकट दोबारा नहीं आया। 21वीं सेंचुरी में भी कोई भूखा और कुपोषित, मैल नरिश ना रहे, इसकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी हम सभी के कंधों पर है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बताया कि फूड प्रोसेसिंग से मुताल्लिक सेक्टर को फरोग देने के लिए मरकजी हुकूमत ने मुतादिद इक़दाम किए हैं। खां इस शोबे को 100% बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए खोलने का फैसला हो या फिर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के जरिए वैल्यू एडिशन और वैल्यू चेन डेवलपमेंट में मदद हो। खेती को लाभकारी बनाने के लिए सरकार का फोकस खेत से लेकर फूड प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक एक आधुनिक और व्यापक नेटवर्क खड़ा करने का है। आने वाले 5 वर्षों में सिर्फ सिंचाई और खेती से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इतना ही नहीं, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े सेक्टर को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार ने भी अनेक कदम उठाए हैं। चाहे इस सेक्टर को 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए 100% एफडीआई के लिए खोलने का फैसला हो, या फिर पीएम किसान संपदा योजना के माध्यम से वैल्यू एडिशन और वैल्यू चेन डेवलपमेंट में मदद, हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आलू को और ज्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर बनाने के लिए मुहक़्क़ीन से किफ़ायती हल तलाश करने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसानों को मुनासिब कीमत मिले, हमें इस सिमत में काम करना होगा। सरकार के ये प्रयास सफल तभी होंगे जब आप जैसे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स इन पेरिशेबल वेजिटेबल्स को और अधिक सस्टेनेबल बनाने के लिए एफोर्डेबल सॉल्यूशन तैयार करें। आने वाले दशकों की चुनौतियों को देखते हुए प्रोडक्टिविटी, एफोर्डेबिलिटी और किसानों को उचित दाम मिले, ऐसे समाधान तैयार करना, ये हम सबको मिलकर के इस दिशा में जाना होगा। इसके लिए हमें ऐसे बीज भी तैयार करने होंगे जो पानी कम इस्तेमाल करें, जो अधिक पोषक भी हो और उनकी लाइफ और प्रोडक्टिविटी वह भी ज्यादा हो। छत्तीसगढ़ में मुनक़िद सेंट्रल जोनल काउंसिल यानी CZC की मीटिंग से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मरकज सभी रियासतों के साथ बेहतर तालमेल बरकरार रखना चाहता है। वजीर दाखिला ने नए रायपुर में सिक्योरिटी और बुनियादी ढांचाजात समेत मुख्तलिफ उमूर पर मरकज और रियासतों के लिए मुशावरत से मुताल्लिक़ तबादले के फोरम CZC की 22वीं मीटिंग की सदारत की। साथ ही उन्होंने कहा कि मरकज सभी रियासतों को उनकी बेहतरी के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। मीटिंग में छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने बतौर नायब सदर शिरकत की। साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वज़राए आला ने भी मीटिंग में शिरकत की। सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग में शामिल होने के बाद वजीर दाखिला अमित शाह ने रायपुर के बीजेपी दफ्तर कुशाभाई ठाकरे अहाते में पार्टी कारकुनान से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कारकुनान की हौसला अफजाई करते हुए अपोजिशन को हदफ तनकीद बनाया। शाह ने कहा कि बीजेपी तनहा पार्टी है जिसने नजरियात के तहत सियासी मैदान में कदम रखा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के बहुत कम कारकुनान हैं जो हुकूमत के जाने से मायूस हैं, क्योंकि बीजेपी के कारकुनान इंतहाई मेहनती हैं। ये तत्कालीन पराजय जो छत्तीसगढ़ के हुई है, इससे हमें हौसला खोने की जरूरत नहीं है। हम तो अमृत पिए हुए लोग हैं जिसका मृत्यु ही संभव नहीं, क्योंकि हमारा
जय पराजय व्यक्ति का नहीं होता, मृत्यु व्यक्ति की होती है। विचारधारा अजर होती है, अमर होती है, अपराजित होती है, और ये विचारधारा अभी सदियों तक चलने वाली है। और इसी विचारधारा के चलते भारत विश्व को नेतृत्व करने के लिए आज समर्थ हुआ है। अगली खबर की जानिब रुख करते हैं। शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ मुजाहरे में इश्तियाल अंगेज तकरीर करने वाले शर्जील इमाम को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। जेएनयू के रिसर्च स्कॉलर शर्जील के खिलाफ मुल्क से गद्दारी की दफात के तहत मामला दर्ज हुआ था। दिल्ली पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले शर्जील के भाई को गिरफ्तार किया गया था और उसे पूछताछ की गई थी। में तो जो कोई गलत काम करेगा उसको, जो देश का कानून है, संविधान है, उसको समझना चाहिए और किसी को भी देश हित के बाहर नहीं जाना चाहिए। वो एक अलग बात है। जो भी आरोप है उस पर जो कुछ भी वहाँ की पुलिस ने किया है, किसी की गिरफ्तारी होती है उस पर कोर्ट में सुनवाई होगी, सारा सब कुछ होगा। तो बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि सीएए के मामले पर किसी भी रियासत को मुदाखलत करने का कोई हक नहीं है। ये बन जाता है तो ये कोई स्टेट का है कि जरा हमको बता दीजिए। एक्ट का समर्थन करना या एक्ट का विरोध करना सबका अपना अपना काम, लेकिन आप अगर कहिएगा कि हमारे यहाँ है अधिकार राज्य को, ये देखिए बिना मतलब की बात हो रही है। और अब जबकि उसके बारे में लेकर के ओपिनियन अलग अलग है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया तो भाई ये संवैधानिक है या संवैधानिक नहीं है, इस पर तो निर्णय हो जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट में। तो उसको क्या जरूरत है इतना ज्यादा वातावरण इस तरह का क्रिएट करने का। और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में भारत की पहली पड़ोसी पॉलिसी की 12वीं जुनूब एशियाई कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि सरहद पार से हो रही दहशतगर्दी से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। वजीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी की पुष्टपनाही वाले ग्रुपों के खिलाफ सख्त इक़दाम करने चाहिए। The terror attacks in Mumbai, Pathankot, Uri and Pulwama in India are grim reminders of state-sponsored terrorism by a neighboring country. From Afghanistan to Bangladesh and India to Sri Lanka, innocent lives have been lost to terrorism. On our part, we have made it clear that talks and terror cannot go together, and that Pakistan must take demonstrable steps against terror groups responsible for launching various attacks on India from its soil. We are fully capable of giving a firm response to cross-border terrorism, as we demonstrated in our strikes against the terrorist targets in 2016 and 2019. Friends, South और सीआरपीएफ का कहना है कि वो किसी भी नौयत के हालात को बेहतर बनाने की अहल है। जम्मू कश्मीर में ख्वाह दहशतगर्दी से मुकाबला हो या फिर मुल्क के किसी भी हिस्से में कोई भी चैलेंज दरपेश हो, सीआरपीएफ के डीजी केपी महेश्वरी ने कहा कि आने वाला वक्त साइबर जंग जैसे चैलेंजेस से निपटने का है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलवामा जैसे हमलों से हमारे दस्ते ने काफ़ी कुछ सीखा है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हालात से निपटा जा सके। पुलवामा में जो अटैक हुआ उसके 1 साल पूरे होने वाले हैं। सीआरपीएफ ने क्या सीखा, दोबारा नहीं हुआ ऐसा पर्टिकुलर। लेकिन जिस भी एक घटना से हम जो चीज़ें उभर के आती हैं उसका हमने पूर्ण विश्लेषण किया। हमारी जो सर्विलांस टेक्नोलॉजी है, हमारी जो मोबिलिटी है, नेविगेशनल कैपेबिलिटी है, हमारी जो बेटर रिस्पांस कैपेबिलिटी सिपाहियों की हो सकती है, हम वहाँ की स्थानीय पुलिस से और जो मदद ले सकते हैं, ट्रैफिक में जो इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारों पे विधाओं पे सोच करके सिस्टम को और अधिक परिमार्जित करने की दिशा में यथासंभव प्रयास किए गए हैं। दूसरा सर, साइबर वार का आपने जिक्र किया, ये सामान्य सा है या कोई ऐसा इनपुट है? आपने जब कहा कि अगला युद्ध होगा साइबर वार की वजह से, तो ये कोई जानकारी है या केवल सामान्य वर्ड? नहीं,
ये आप भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप भी बहुत डेटा है, बैंक के ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो हर एक आदमी जानता है कि सारी चीज़ें लाइव साइबर स्पेस पे जा रही है ना। कोई हैक कर ले आपके अकाउंट को, कुछ भी कर सकता है। तो सिक्योरिटी सिस्टम्स भी जब अगर जाते हैं तो कोई आदमी इंट्रूड कर सकता है ना, आपके सिस्टम्स को फेल कर सकता है, आप कोई और विपरीत डायरेक्शंस उसको थ्रू सम प्रोग्राम दे सकता है। तो हम साइबर सेफ और साइबर रिस्पॉन्सिव बनने की दिशा में भी अलर्ट हैं और सजग हैं, इतना मेरा निवेदन है। और दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीर शबाब पर है। बीजेपी के सीनियर लीडर और पेट्रोलियम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज दिल्ली में मोती नगर असेंबली हल्के में रोड शो किया, जिसमें काफी तादाद में लोग शामिल हुए। अपने खिताब में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि दिल्ली में जो भी शाहीन बाग जैसा माहौल बना रहा है, दिल्ली के अवाम उन्हें माकूल जवाब देंगे। दूसरी जानिब दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने गोकुलपुरी इलाके में रोड शो किया और अपनी हुसूलियाबियों का जिक्र किया। और दिल्ली में कांग्रेस की तशहीरी मुहिम भी तेज हो गई है। पार्टी के सीनियर लीडर अजय माकन ने आर.के. पुरम में रैली से खिताब किया। भारत और फ्रांस ने इत्तलात और नशरियात के शोबे में ताउन का फैसला किया है। फ्रांस के वजीर सखाफत फ्रैंक रिस्टेर की क़यादत में आज एक आला सतही वफ्द ने वजीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की। दोनों मुल्कों ने साथ मिलकर फिल्मसाजी के शोबे में काम करने का फैसला किया। भारत और फ्रांस ने ऑडियो विजुअल या मल्टीमीडिया शोबे में अपने सरकारी नशरियाती इदारों में काम कर रहे लोगों की तरबियत और उनकी सलाहियत में इजाफे के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। भारत में कोरोना वायरस के ताल्लुक से एहतियात बरती जा रही है। मरकजी वजारत सेहत ने कोरोना वायरस से मुताल्लिक मालूमात के लिए हेल्पलाइन भी शुरू कर दी है। याद रहे कि दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोरोना वायरस के 3 मुश्तबा मामले सामने आए हैं। तीनों को एक खुसूसी वार्ड में रखा गया है। तीनों अफराद चीन से भारत आए हैं, जिनमें से 2 तिजारती सफर पर गए थे और एक तालिब इल्म हैं। NCDC में खून का नमूना भेजा गया है। हमारे यहाँ 3 मरीज़ आए हैं जो कि चाइना से वापस आए थे। एक मरीज़ तो 1 महीना पहले आया था चाइना से, और बाकी 2 1 हफ़्ता पहले करीब आए हैं। घर चले गए थे, घर में उनको खांसी ज़ुकाम बुखार हुआ तो वो खुद ही अस्पताल में अपने आप आ गए हैं घर से। तो हमने आइसोलेशन वार्ड रखा हुआ है ऐसे मरीज़ों के लिए, इन लोगों के लिए। तो वहाँ आइसोलेशन वार्ड में इनको भर्ती कर दिया गया है। इनके ब्लड के सैंपल ले लिए गए हैं जो उसमें जांच होएगी। तो नाज़रीन, ये थी राम मनोहर लोहिया अस्पताल की मेडिकल अफसर डॉक्टर मीनाक्षी भारद्वाज, जो बता रही थी कि अस्पताल में कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। हमारे अस्पताल में पूरा आइसोलेशन वार्ड है, पूरे जितने प्रिकॉशंस हैं वो सब फॉलो कर रहे हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस पूरी लागू हैं, सब स्टाफ को उनकी जानकारी है। और अपने बचाव के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, तो जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं वो सब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के तभी इन मरीजों से डील करते हैं। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने वजारत सेहत में कोरोना वायरस पर एक आला सतही मीटिंग की, जिसमें इसकी रोकथाम से मुताल्लिक़ तदाबीरों पर गौर ख़ौज़ किया गया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अब तक 35,000 लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा चुकी है। जो 20 लोग स्क्रीनिंग से पहले चीन से आए थे वो भी जांच में मनफी पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत सभी तरह के इक़दाम कर रही है। देश के अंदर 35,000 से ज़्यादा पैसेंजर्स को स्क्रीन किया जा चुका है। 20 ऐसे पैसेंजर या सर्वेलेंस के दौरान पाए गए कॉन्टैक्ट जिनकी हिस्ट्री में कोई भी चाइना के ट्रैवल से लिंक था, सिम्टम्स थे, और वो शायद जिस समय स्क्रीनिंग शुरू हुई उसके पहले चीन से आ चुके थे, उनके भी हमने जो है सैंपल्स को टेस्ट किया है, उनको आइसोलेट किया है
वो सभी हमें नेगेटिव मिले हैं। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 106 हो गई है। इस वायरस से 3000 से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं, जिनमें 41 मामले बैरूनी मुल्कों के हैं। इस दौरान चीन में वाक़ भारतीय सिफारत खाने ने एक और हॉटलाइन जारी की है और अब तक कुल 3 हॉटलाइन जारी की जा चुकी हैं। आलमी इदारा सेहत भी कोरोना वायरस के पेश नज़र सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। चीन में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से मरने वालों की तादाद बढ़कर 106 होने के बाद इस बीमारी के मरकज वुहान शहर की सड़कें सुनसान नजर आईं। हुकूमत ने इस वायरस के फैलाव को रोकने की कोशिश के तहत इतवार यानी 26 जनवरी को नए साल की छुट्टी को 3 दिन तक बढ़ाते हुए 2 फरवरी तक कर दिया है। नए साल के मौके पर वहां लाखों लोग घूमने निकलते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के कहर के पेश नजर लोगों ने अपना मंसूबा रद्द कर दिया है। और अब बात खेलों की। रोजर फेडरर ने ऑस्ट्रेलिया ओपन की सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में फेडरर ने अमेरिका के टेनिस सेन ग्रेन को 6-3, 2-6, 2-6, 7-6, 6-3 से शिकस्त दी। अमेरिका की सोफिया केनन इस साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। सोफिया ने खवातीन सिंगल्स के पहले क्वार्टर फाइनल में ट्यूनीशिया की ओन्स जेबोर को सीधे सेटों में हराने में कामयाबी हासिल की। सोफिया ने मुकाबले को 6-4, 6-4 से अपने नाम किया। खवातीन के सिंगल्स जुमरे में टॉप सीड याफ्ता ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। घरेलू नाजरीन के सामने खेल रही बार्टी ने क्वार्टर फाइनल में 7वीं सीड याफ्ता चेक जमहूरिया की पित्रा कोवियतोवा को सीधे सेटों में 7-6, 6-2 से शिकस्त दी। तो नाजरीन, इमरोज में बस इतना ही। रात 12 बजे कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। आदाब।